नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सबकी निगाहें तीन ही जगह टिकी हुई हैं। नंबर एक महाराष्ट्र, नंबर दो झारखंड, जहां दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज संपन्न हुआ है। इस समय चल ही रहा है। जितने 5 बजे तक मतदाता लाइन में आ जाते हैं उनकी अ, प्रक्रिया पूरी होती है, चाहे 6 बज जाए, 6:30 बज जाए, 7 बज जाए। और तीसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोई सामान्य चुनाव नहीं है, 9 सीटों का उपचुनाव चल रहा है। मलकीपुर का नहीं हो रहा है, वरना 10 सीटों के लिए होता। और ये जो 9 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर के ऐसा मल्ल युद्ध चल रहा है, और मीडिया में भी, बयानबाजी में भी, जमीन पर भी, जहां जहां मतदान हो रहे हैं वहां तमाम तरह के ऐतराज समाजवादी पार्टी कुनबे को, उनके प्रत्याशियों को हर जगह ही आइडेंटिटी कार्ड क्यों चेक किए जा रहे हैं, बुर्का उठा करके उनकी शिनाख्त क्यों की जा रही है। और कुछ जगहों के लिए तो अखिलेश यादव ने सीधे सीईसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फोन कर दिया। और परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि उत्तर प्रदेश के 3 अलग-अलग जिलों के कुछ पुलिस अधिकारियों को या तो उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया या निलंबित कर दिया गया। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बौखलाहट क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है। और एक वीडियो अखिलेश यादव का वायरल हुआ है। अनुपम मिश्रा, जो हमारे मित्र हैं और आप जानते हैं कि मेरे कार्यक्रम में जुड़ते रहे हैं, उन्होंने ट्विटर पर उस वीडियो को ट्वीट किया है। और उसमें वो पत्रकारों को नंगा करके पीटने की धमकी दे रहे हैं, जालौन का उदाहरण दे रहे हैं। वैसे जालौन का तो खैर ताज़ा उदाहरण है, हमने तो इनका वो दौर भी देखा है जब मैं 90 के दशक में दैनिक जागरण मेरठ में हुआ करता था। सर्किट हाउस में हम पत्रकारों की एक मीटिंग चल रही थी और हमारे ऊपर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने अटैक कर दिया था। उस समय तो इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे साहब, जब हम लोगों पर अटैक हुआ था। और केवल मेरठ के पत्रकारों पर इस तरह के हादसे हुए हों ऐसा ऐसा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में ही पहले दैनिक जागरण को निशाने पर लिया गया हल्ला बोल का नारा दे करके, उसके बाद अमर उजाला और दूसरे समाचार पत्रों को और मीडिया कर्मियों को भी निशाने पर ले लिया गया। कई जगह अटैक हुए थे। तो ये जो बिगड़ रहे हैं अखिलेश यादव के, कहीं ये पराजय की बौखलाहट तो नहीं है, कुंठा तो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है? ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। और सीधे क्यों ना अनुपम मिश्रा जी के साथ ही जुड़ लिया जाए। तो अनुपम जी के साथ जुड़ते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, आपका माइक शायद म्यूट है। जी जी, नमस्कार सर। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। तो साहब, उत्तर प्रदेश के अब तक मतदान के ट्रेंड की आपको क्या जानकारी, क्या अपडेट देंगे आप दर्शकों को? दूसरे, ये जो जगह जगह चेकिंग हो रही है, इस बार कुछ और सख्ती देखने को मिल रही है। खास तौर से जो बुर्का नशी हैं, उनके अगर आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं या उनके बुर्के उठवा करके उनकी पहचान की जा रही है, तो इस पर किसी को भी ऐतराज क्यों होना चाहिए? देखिए साहब, पहले तो मैं आपको नियम बता दूं। नियम ये कहता है कि हर बुर्के को खोल के चेहरा मिलाया जाएगा आई कार्ड के साथ। इसमें कहीं कोई चुनाव आयोग का नियम, इसमें उनको मालूम है, उनको मालूम है। उसके बाद उसको मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप देखें, वो आज से नहीं, वो कल से 2 दिन पहले से मुद्दा बना रहे हैं। वो सिर्फ पोलराइज करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी में विक्टिमहुड, विक्टिम कार्ड भरने के लिए। देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है।
ऐसे करने के लिए करें। आप बुर्का पहन के जाए, बुर्का बिना बुर्का चेक किए आपको कैसे अलाउ करेंगे भाई? वो नियम है। लेकिन जो चीज एक तरफ आप संविधान का हवाला देते हो, नियमों का हवाला देते हो, दूसरी तरफ जो सीधे सीधे नियम है उसको आप फ्लाउट करने की बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक पुलिस की चेकिंग की बात है, मतदान केंद्र के अंदर कोई पुलिस वाला चेकिंग नहीं कर सकता, नंबर एक। मतदान केंद्र के बाहर पूरे देश में पुलिस कभी भी किसी को भी चेक कर सकती है, नंबर दो। राउंड द ईयर चेकिंग होती रहती है, आपने देखा होगा हर चौराहे पे, हर नाके पे अक्सर पुलिस चेक करती रहती है, लाइसेंस चेक कर लेती रहती है, कागजात चेक करती रहती है। अब जहां मतदान होता है, चूंकि या तो हमारे व्यूअर्स यंगर होंगे, और जो यंग नहीं है तो हमारे यहाँ थोड़ा मेमोरी बहुत जल्दी लोग कम हो जाती है, भूल जाते हैं। ओंकार सर, आपको तो याद होगा ना कि कैसे पहले मतदान केंद्रों पे बम मार दिए जाते थे, गोलियां चला दी जाती थी, भगदड़ मच जाती थी। अब ये सब होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि मतदान के केंद्र के दिन, आज की तारीख में किसी भी राज्य में कोई भी सरकार कई चेक पॉइंट्स बनाती है, वो जगह जगह लोगों को चेक करती है कि भाई कोई, अच्छा अभी यही कहीं बवाल हो जाए, कहीं अभी एक बम चल जाए, गोली चल जाए, तो आप कहेंगे कि साहब पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस भांग खा के सोई हुई थी, पुलिस ऐसी, बाबा की पुलिस निकम्मी है, तो कांग्रेस की जो भी आप कह देंगे। तो साहब, पुलिस को मतदान केंद्र के अंदर चेकिंग की इजाजत नहीं है। मतदान केंद्र के बाहर पूरे देश में कभी भी सड़क पे पुलिस रैंडम चेक करती रहती है। यहां नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में करती रहती है साहब। ऑल ओवर द वर्ल्ड होता रहता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतदान केंद्र के अंदर जो हालात है वो मैं आपको बताऊं कि जहां जहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान या पुलिस कमिश्नर ने दौरा किया, वहां पे पुलिस का एसपी या पुलिस का कमिश्नर मतदान केंद्र के अंदर नहीं गया, केवल डीएम गया। और डीएम भी क्यों गया? क्योंकि वो मुख्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो मतदान केंद्र के अंदर गया, पुलिस अंदर नहीं गई। जहां जहां पे अच्छा, उसके बाद भी आपने इतना हंगामा मचाया, 4-7 पुलिस वालों को आपने सस्पेंड करा दिया। चलिए ठीक है, बढ़िया है। हकीकत यह है कि पुलिस चेकिंग की बात हो या बुरके की बात हो, ये सिर्फ एक अपने आप में पेशबंदी है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, अभी आप देखिए हाजी रिजवान कह रहे हैं कुंदरकी से कि दोबारा चुनाव कराओ। यही हाजी रिजवान से हम लोग की बात हुई थी अभी चुनाव के पहले, कह रहे थे मैं तो फंस गया, खुद ही कह रहे थे मैं फंस गया। 12 में से 11 उम्मीदवार वहां पे मुसलमान हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां पे हिंदू है। दूसरी बात, चूंकि राजपूत है तो वहां मुस्लिम राजपूतों ने उसको नोटों से तौला है, ऐसा पहले कभी देखने में नहीं आया। कारण क्या है? ऐसा नहीं कि भाजपा से कोई मोहब्बत है, सारी दिक्कत यह है कि वहां पे लगातार तुर्क मुसलमान ही जीतते हैं, और तुर्क मुसलमानों को ही समाजवादी पार्टी टिकट देती है। वहां जो आप रिवोल्ट देख रहे हैं, तुर्क मुसलमानों के खिलाफ देख रहे हैं, मुसलमानों की उसी जातिवाद के चलते देख रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले किया था। अच्छा, अब फाइनली आ जाती है कि साहब मैंने एक ट्वीट किया है, मैंने एक ट्वीट साहब ये किया है, मैंने लिखा है, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैंने लिखा है कि भाई, आप मुझे ये बता दें सिर्फ इतना कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सारी शिकायतें सिर्फ उन्हीं जगहों से क्यों आ रही हैं जहां समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं? 4 जगह हैं, 4 प्लेसेस भाई, मीरापुर, सीसामऊ, फूलपुर और ये आपका कुदरकी। बाकी 5 जगहों पे चुनाव से एक भी शिकायत नहीं है। क्यों भाई? नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ मुसलमानों को वोट देने से क्यों रोका जा रहा है? यादवों को वोट देने दिया जा रहा है? जी यादव वोट जी क्या, जी। यादव वोट क्या भाजपा को जा रहा है? और तीसरी बात, जिन इलाकों से शिकायत आ रही है वहां सबसे ज्यादा वोट पड़ा है। आप कह रहे हैं कि कुंदरकी, 3 बजे तक का मेरे पास डेटा है इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा साइंड है। ये कहता है 3 बजे तक 9 सीटों में सबसे ज्यादा वोट, 50% से ज्यादा वोट कुंदरकी में पड़ा है, जहां पे सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान कह रहे चुनाव ही कैंसिल कर दो। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वोट पड़ा है वो आपका मीरापुर में, मुजफ्फरनगर में पड़ा है करीब 50% वोट। उसके अलावा अगर सबसे ज्यादा वोट कहीं पड़ा है तो अली इसमें पड़ा है, क्या नाम है, कटेरी में पड़ा है, और मिर्जापुर में पड़ा है, अलीगढ़ में पड़ा है, मैनपुरी में पड़ा। तो भैया सीसामऊ में आप देखिए 40% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सीसामऊ में इतनी वोटिंग हुई जो पूरे महाराष्ट्र में नहीं हुई। तो साहब, जहां जहां आप कह रहे हो कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है, वहीं सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। फिर से तीनों बातें कह दूं कि केवल जहां समाजवादी पार्टी ने जो 4 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं,
वहीं से शिकायत क्यों आ रही, 5 और सीटों पे चुनाव हो रहा, वहां शिकायत क्यों नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, जहां जहां आप कह रहे हो वोट नहीं पड़ने दिया गया, सबसे ज्यादा वोटिंग वही हुई है। सबसे कम वोटिंग जो हिंदू पॉपुलेटेड जो वो कहा जाता है कि गाजियाबाद की सीट 3 बजे तक केवल 27% वोट। और जी जी। तीसरी बात, हाँ, और तीसरी बात साहब कि ये जो वोटिंग को लेके आप तमाशा कर रहे हैं कि चुनाव कैंसिल कर दो, बुर्का, एकदम फर्जी एक नैरेटिव आप गढ़ रहे हैं। और इसको आप मोटा मोटा से ये मान के चलें कि केवल ऐसा कैसे संभव है कि केवल मुसलमानों, यादवों को दिक्कत नहीं है, कुर्मियों को दिक्कत नहीं है, दलितों को दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत आ रही है। उसी सीट पे यादव भी हैं, उसी सीट पे दलित हैं, उसी सीट पे कुर्मी है, उसी सीट पे मौर्य है, उसी सीट पे मुसलमान है, केवल मुसलमानों को दिक्कत आ रही है। तमाशा बना रखा है। कितनी जगह आप देखिए वो बुरके वालों का, जब वो आप उनका वहां पे बयान देते हैं मतदान केंद्र पे, कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने वोट डाल दिया। 10 कदम आगे चल के जाती कहती है हम वोट ही नहीं डाल पाए। अब इसका क्या किया जाए सर? अच्छा ये बताइए, ये फ्रस्ट्रेशन केवल मुसलमानों की तरफ से शो नहीं किया जा रहा है, उनके रहनुमा अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही डेस्परेट भी दिखाई दे रहे हैं और बौखलाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए संजय दीक्षित ने कहा है कि ये तो एग्जिट पोल है जो इनकी धमकी है अखिलेश यादव की, वो शो कर रही है कि समाजवादी पार्टी हार रही है। मैं अपने दर्शकों को वो सुनवा देता हूं जिसको आपने ट्वीट किया है और जो वायरल है इस समय, अखिलेश यादव की धमकी सीधे सीधे मीडिया वालों के लिए। एक दिन आपके भी कपड़े उतार के नंगा करके मारेंगे लोग आपको। याद होगा जालौन में पत्रकार पीटे थे कपड़े उतार करके। सुन लेते हैं दोबारा। और आप भी अगर सच नहीं दिखाओगे तो एक दिन आपके भी कपड़े उतार के नंगा करके मारेंगे लोग आपको। याद होगा जालौन में पत्रकार पीटे थे कपड़े उतार करके। क्यों साहब, पत्रकारों को क्या समझ रखा है इन्होंने? आप कपड़े उतार करके पत्रकारों को पीटेंगे या पिटवाएंगे? मतलब इस हद तक नीचे गिर करके कोई आदमी मीडिया को धमकाने की कोशिश करे, चौथे स्तंभ को धमकाने की कोशिश करे? मीडिया वाले आपके चाकर हैं, नौकर हैं, आपके जर खरीद गुलाम हैं, क्या हैं? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा साहब, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल देखा है। दैनिक जागरण पे जब इन्होंने हल्ला बोल किया था मैंने देखा है। यहां जहां मैं प्रयागराज में बैठा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट पे हल्ला बोल बोला था, वहां पे वकीलों ने लड़के जजेस को बचाया था। उस वक्त भी मैं वहां मौजूद था। वहां पे वो उमेश नारायण शर्मा थे, बार के सेक्रेटरी, उनका हाथ टूट गया था। एक पुलिस वाले ने मुझे हेलमेट पहना दिया था। मैंने सारे हल्ला बोल देखे। और जब मीडिया के खिलाफ इन्होंने 90 के दशक में हल्ला बोल बोला था, तो उसका मैंने इनके इनके खिलाफ जबरदस्त इनको छापा था। और तब सब वो राज बब्बर हुआ करते थे समाजवादी पार्टी में, तो मुलायम सिंह ने राज बब्बर को भेजा था मुझे कन्विंस करने के लिए कि ये आपके खिलाफ नहीं है, ये तो केवल जागरण के खिलाफ है। तो मैंने कहा मैं नहीं मानता कि ये केवल जागरण के खिलाफ है, मीडिया के खिलाफ हल्ला बोल है। आज आप जागरण के खिलाफ कर रहे हैं, कल मेरे खिलाफ करेंगे। तो मैं वो लीडर अखबार प्रयागराज टाइम्स अखबार निकालता था, तो मैंने इनका तो मैंने हमेशा हल्ला बोल देखा। और पत्रकारों के प्रति इनकी भाषा कोई नई नहीं है। रवीश कुमार के प्रोग्राम में ये टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार की गर्दन काटने की बात कर रहे थे तलवार से। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये पत्रकार को इस बुरी तरह बेइज्जत करते हैं कि तुम्हारा कपड़े का रंग देख के मैं तुम्हारी जाति समझ लेता हूं। लोगों से जाति पूछते हैं। राहुल गांधी ने अपने रोड शो में एक पत्रकार को इतना बेइज्जत किया, वो पिट गया, बाद में वो यादव निकला। अखिलेश यादव ने एक पत्रकार को बहुत बेइज्जत किया, बाद में वो मुस्लिम निकला। आप देखिए, आपको दोनों घटनाएं याद होंगी। हाँ, तो पत्रकारों के प्रति तो हमेशा इनका ये रवैया। आज कह रहे हैं कि आप कपड़े उतार के नंगे कर, यही नहीं आगे बढ़े, इन्होंने एक पत्रकार को जाहिल अनपढ़ भी कहा। अनपढ़ भी कहा उसको, एक पत्रकार को, सिर्फ इसलिए कि वो इनकी बात नहीं कर पा रहा, तो वो अनपढ़ हो गया। तो आप उसको नंगे करके मारने की बात कर रहे हैं, जालौन की धमकी। बहरहाल ये इनके लिए कुछ भी नया नहीं है। और इसमें जो कुछ भी हो रहा है, सीसामऊ में कैराना की समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन आई थी, मुस्लिम उम्मीद अपनी जो वहां मुस्लिम उम्मीदवार हैं उसकी जिसकी पत्नी है, क्या नाम है, सोलंकी की, इरफान सोलंकी की बीवी के लिए आई थी। पता चला वहां सपाइयों ने उसके साथ इतनी अभद्रता की कि उसका वीडियो मैंने ट्वीट किया है। उसमें वो चिल्ला रही है बेचारी, अरे भैया ये तो मुसलमान है, महिला है, सांसद है, इनको छोड़ दो। अच्छा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जब डिंपल यादव यहाँ प्रयागराज आई थी चुनाव प्रचार करने, तभी इलाहाबाद हुआ करता था।
अगले आप वो पूरे वीडियो, मैं सबसे कह रहा हूं अपने व्यूअर्स से, अभी आप जाइए और जाके यूट्यूब पे डिंपल यादव इलाहाबाद करके देख लीजिए, कितना बुरा इन्होंने, बार बार डिंपल चिल्ला रही है मैं अब मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगी, मैं अखिलेश भैया से शिकायत करूंगी, उसके बाद भी डिंपल, तो साहब इन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की पत्नी को नहीं बख्शा, हाँ इकरा हसन को नहीं बख्शा, और इसके बाद ये शिकायत कर रहे हैं, कमाल की बात हो रही। और ऊपर से आप पत्रकारों को लगातार, आज नहीं जब से अखिलेश यादव चुनाव हारे हैं 17 से, तब से वो लगातार मीडिया को गाली दे रहे हैं। अच्छा, आज उन्होंने मीडिया को ही गाली नहीं दी, उन्होंने सरकारी अधिकारियों को धमकाया, प्रशासन और पुलिस को धमकाया, कहा कि हम लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, फिर और सुनिए बोले तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, तुम्हारी पेंशन खा जाएंगे, फिर यहां तक कहा कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, सोचिए ऐसी धमकी, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारी प्रोविडेंट फंड खा जाएंगे, तुम्हारी पेंशन खा जाएंगे, तुम्हारे बच्चों का, ये कौन सी भाषा है? ये तो मुलायम सिंह की 2 कदम आगे बढ़ गए भाई। अकेले अखिलेश यादव थोड़ा इंडिया अलायंस में ऐसे लोग हैं। राहुल गांधी की लैंग्वेज देखी थी हमने जब वो भारत जोड़ रहे थे, तो पत्रकारों को एक तरीके से तोड़ने की ही बात कर रहे थे। जब उनकी जाति पूछ रहे थे, मीडिया हाउस के ओनर की जाति जानने की कोशिश कर रहे थे। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में जो अभी वीडियो वॉइस टेप जो है सामने आए हैं, उसमें सीधे सीधे नाना पटोले और सुप्रिया सुले 100 50 करोड़ रुपए मांगती हुई दिखाई दे रही हैं। और अजीत पवार ने तो आज पुष्टि कर दी कि ये मेरी बहन की ही आवाज है। कल तो वो धमकी दे रही थी कि सुधांशु त्रिवेदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा वकील जो है उनको मानहानि का नोटिस देगा, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे। आज तो उनका भाई भी कह रहा है कि ये तो आवाज सुप्रिया सुले की ही है। तो ये सारे कुएं में भांग पड़ी हुई है क्या? बहरहाल वो एक जो बात लोग अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी की चक्कर है, क्रिप्टो करेंसी को कैश कराने की बात हो रही है। इससे कुछ और भी जुड़ता है ओंकार जी। मैं हमेशा से कह रहा हूं कि अगर केजरीवाल के पास नकद नहीं पकड़ा गया तो उसका कारण क्रिप्टो करेंसी। जब से वो कह रहा है कि मेरे पास नकद नहीं पकड़ा गया, तब से मैं कह रहा हूं कि उसके पास कैश है ही नहीं, उसने सब क्रिप्टो करेंसी कर रखा। और इन सब का जिम्मेदार वो है आपका, मतलब जिसे कहना चाहिए होलसोल, मास्टर राघव चड्ढा, मास्टर मास्टर, जो तुरंत भाग गया विदेश। तो आप, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा पत्रकारों से भी मुझे दर्द है सर। आपसे बात हो रही थी हम लोग के टाइम में जब प्रिंट मीडिया हुआ करता था, जरा सी बात पे अगर आपने जरा सा ऊट पटांग बोला तो प्रिंट मीडिया बहिष्कार कर देता था। यहां तो रवीश कुमार के मंच पे जाके अखिलेश यादव ने कहा मैं पत्रकारों की तलवार से गर्दन काट लूं, और रवीश कुमार इतने बड़े अफलातून बनते हैं, अरे 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 अखिलेश जी ऐसी बातें ना करिए, कह के खत्म कर, तमाशा बना कर रख दिया साहब। लेकिन पत्रकार भी इसमें दोषी हैं, 100% दोषी हैं। आप पत्रकारों को आज 5-6 साल से बेइज्जत कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पत्रकारों को जाना ही नहीं चाहिए। मुझे तो वो समय भी याद है जब पत्रकारों ने किसी किसी पॉलिटिशियन को ब्लॉक कर दिया था, प्रिंट मीडिया के अखबारों ने। उस पॉलिटिशियंस ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, माफी मांगी कि साहब मैं माफी मांगता हूं, दोबारा मेरी प्रेस वार्ता में आ जाए कीजिए। मैंने तो यहां तक याद है कि कुछ दो एक नेताओं को पत्रकारों ने कह दिया था हम उनके बारे में छापेंगे ही नहीं, चाहे जाओ जाओ। तो पता चला कि उनको माफी मांगनी पड़ी। ये पत्रकार भी अपना स्तर क्यों गिरा रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है सर। ये जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तब से मुझे लगता है कि जो पत्रकारों की एकता थी वो खंडित हुई है। और इसके लिए बहुत एकता हद नहीं तक साहब, आप इसको मैं कहता हूं पत्रकारों का स्वाभिमान खंडित हुआ है। अगर आप एक ना भी हो, अगर एकता ना भी हो, तो स्वाभिमान, कम से कम जिस पत्रकार को गाली दी जा रही है, हो सकता है उसके साथ सब लोग वॉकआउट ना करें, पर वो अकेला तो वॉकआउट कर सकता है। स्वाभिमान ही खंडित हो गया। अच्छा एक चीज और सर, मैंने आज सुबह करीब 10 सवा 10 बजे एक ट्वीट किया था, मतलब एकदम मॉर्निंग में किया था, क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने साहब ये किया, एक ट्वीट किया सुबह। उन्होंने कहा कि कुदरकी, मीरापुर, सीसा मऊ, यहाँ यहाँ सब बेईमानी होने जा रही है। तो मैंने उनको सुबह सुबह ट्वीट किया था 10 बजे की कुदरकी, मीरापुर और सीसा मऊ तीनों मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर समाजवादी पार्टी शिकायत कर रही है। पुलिस की मौजूदगी, बुरके की जांच से लेके ईवीएम तक में गड़बड़ी के आरोप लगने लगे थे 10 बजे से। मैंने कहा था इसको पहला एग्जिट पोल माना जाए। दिक्कत क्या है, समझने की बात करते हैं। देखिए, एक वो एक छीका फूट गया 37 सीटों का।
अब उसको लेकर इतना ज्यादा गाना गाया जा रहा था कि साहब 37 सीटें जीत ली, 37 सीटें जीत ली, 37 सीटें जीत ली, 27 के सत्ताधीश डिक्लेयर कर दिया उन्होंने अपने आप को। अब जाहिर सी बात है, मैं तो लगातार मैंने आपके शो में भी कहा है, अपने शो में घूमता आईना पे भी कहा है कि इसमें अगर जरा सी सपा कमजोर पड़ी तो इसका रिजल्ट आएगा 8-1, 8 सीट भाजपा निकाल लेगी 9 से, और अगर सपा थोड़ा सा लड़ पाई तो नतीजा आएगा 7-2। तो जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा गाल बजाने के बाद अगर नतीजा 7-2 और 8-1 आएगा तो अखिलेश यादव को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि 27 के सत्ताधीश आप कैसे होने जा रहे हैं। और इसके चलते इतनी ज्यादा बौखलाहट है, इतनी ज्यादा तिलमिलाहट है, और वो तिलमिलाहट बौखलाहट आज से मैं बार बार कह रहा हूं, अरे 5-5 साल पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तू अपना नाम बता, ओके तू ब्राह्मण है, ओके तू अरे ऐसे करके बात कर रहे हैं, मैं तो तेरे कपड़े से पहचान लेता हूं तेरी जाति क्या है, ऐसे करके। बाद में वो आदमी मुसलमान निकला। तो मतलब इनकी बौखलाहट के कई कारण है ना साहब। एक तो समाजवादी पार्टी को लत लग गई थी कि उत्तर प्रदेश में हर दूसरी सरकार सपा की बनती थी, कभी भाजपा आ गई बीच में, कभी बसपा आ गई, लेकिन हर दूसरी सरकार सपा की बन रही थी। तो उनको लगा था साहब हमारा तो अच्छा, इसीलिए आजकल जातिगत जनगणना की बात बिकती होती है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद हिंदुओं ने एक होना, संगठित होना शुरू कर दिया, और 40% हिंदू एक हो गए तो एकदम सबकी हालत खराब हो गई कि अब साहब क्या किया जाए। तो जातिगत जनगणना करके इसमें फूट डालो, और इसी ये इतनी बौखलाहट है कि हराने का तरीका नहीं सूझ रहा ऐसा। इस बार तो योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे और एक आखिरी बात सर, सॉरी डिस्टर्ब करते हैं, जी जी, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्या कर रहा है आप बताएं? वो तो वही है जहां आप बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? नहीं उसके हमारे तो पत्रकार एसोसिएशन क्या कर रहे हैं? उसके पदाधिकारियों की तो शिनाख्त हो चुकी है कि वो कौन लोग हैं और उनको दर्द कब होता है और कब दर्द नहीं होता है, सब जानते हैं। ये एडिटर गिल्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ वामपंथियों का प्रोपेगेंडा बन करके रह गया है। मैं जानना चाह रहा था कि इस बार तो उपचुनाव का पूरा जिम्मा योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पर लिया हुआ था, और केवल इन 9 सीटों का नहीं साहब, योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश की सरहदों से बाहर इस बार झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी प्रचार के न केवल अगुवा थे, बल्कि बटेंगे तो कटेंगे और इससे रिलेटेड तमाम चीजों के भी वो अगुवा बन गए। उनको फिर फॉलो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत और जितने भी बीजेपी के बाकी के नेता हैं उन्होंने भी। यहां हम एक सप्ताह पहले जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि करहल का तो मैं कह नहीं सकता, करहल तो अखिलेश यादव को जाएगी, पर शीशामऊ और कुंदर की इन दोनों में भी समाजवादी पार्टी फंसी हुई दिखाई दे रही है, और बाकी 6 सीटें एकदम क्लियर हैं, इन दोनों पर संघर्ष है। अगर समाजवादी पार्टी केवल करहल को निकाल पाती है और बाकी 8 सीटें हार जाती है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कुंदरकी में अगर इनका प्रत्याशी दोबारा चुनाव की मांग कर रहा है, इस चुनाव को रद्द करने की मांग कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी हार स्वीकार कर रहा है। और शीशामऊ का भी इससे कुछ अलग मामला होगा नहीं अगर यहाँ ये सिचुएशन है। अगर समाजवादी पार्टी 9 में से 8 सीटें हार जाती है तो कितना बड़ा संदेश होगा ये यूपी के मतदाताओं की तरफ से, इनके लिए भी। और जो ये अवधेश प्रसाद को लिए लिए घूम रहे थे और फैजाबाद के बजाय उनको अयोध्या का राजा बता रहे थे, उस मुहिम को कितना बड़ा झटका लगेगा, या बेशर्मी के साथ अभी भी वैसा ही करते रहेंगे? सर पहले तो मैं बता दूं कि शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो 3 जगह पोलिंग हुई है, तीनों मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, कुंदरकी और मीरापुर में 57% से ज्यादा पोलिंग हुई है, और कुंदरकी और मीरापुर में, और सीसामऊ में 50% वोटिंग हुई है सबसे ज्यादा। और आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सबसे कम वोटिंग जो हुई है वो जो सबसे बड़ी हिंदू बाहुल्य सीट है गाजियाबाद, उसमें अभी भी 33% वोटिंग हुई है। साहब कमाल है, मतलब इसको क्या कहा जाए। बहरहाल ये तो वो है। और सवाल क्या था सर, एक बार फिर से रिपीट कर दे सर प्लीज। सवाल यही था कि अगर जैसा दिखाई दे रहा है ट्रेंड
केवल करहल समाजवादी पार्टी ने जीती और बाकी की 8 भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई दी। तो जो ये परसेप्शन लेकर के चल रहे थे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, वैसा ही आगे भी जारी रहेगा इनका प्रचार, या इनको समझ में आएगा कि जो जनता है वो इस तरह का बड़बोलापन, इस तरह की शेखी पसंद नहीं करती है जिस तरह की इन्होंने दिखाई थी। अब मैं क्या बताऊं साहब कि आगे ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी 7 साल में तो उन्होंने अपने, मैं तो लगातार चिल्ला चिल्ला के कहता रहा हूं कि भाई समाजवादी पार्टी को सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा अनुशासित करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से समाज में बहुत मैसेज खराब जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा हूं 8-1 ही फैसला होगा, मैं कह रहा हूं 7-2 अगर 6-3 भी हुआ फैसला, तो भी आप किसको, मतलब जो आप 37 सीटों का जो आप ठीकरा लेके आप इतना ज्यादा 27 के सत्ताधीश बने हुए थे, उसका कैसे आप करेंगे, कैसे करेंगे आप, कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, मेरा कोई समाजवादी पार्टी से ऐसा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि गुंडागर्दी अपने चरम पे पहुंच जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के रहते हुए अगर डिंपल यादव का वो वीडियो देख लिया जाए, कैसे वो चीख रही कि भाई मतलब बदतमीजी मत करो, अखिलेश भैया शिकायत करूंगी। और बाकी सबको तो जाने दो, अखिलेश यादव यहाँ पे आए थे फूलपुर में सभा करने, सपा के लोगों ने इतना हुड़दंग मचाया कि अखिलेश ही सभा नहीं कर पाए, अखिलेश खुद ही सभा नहीं कर पाए। तो साहब, अगर ये बात मैं कह रहा हूं, अगर मैंने इनका मीडिया पे हल्ला बोल देखा है, अगर मैंने इनका इलाहाबाद हाईकोर्ट पे हल्ला बोल देखा है, अगर मैंने अतीक के जमाने में अखिलेश मुलायम सिंह यादव के जमाने में उनको आके, मुलायम सिंह यहाँ पे आए थे राजू पाल की हत्या के बाद, उन्होंने कहा था अतीक अहमद गंगा मैया से ज्यादा पवित्र है। मैंने मुलायम सिंह का बयान यहाँ सुना तो कह रहे थे कि मुसलमानों को कट्टा रखने का हक है क्योंकि वो डरा, वो अल्पसंख्यक है। तो अब इन सब बयानों के साथ मैं सामंजस्य कैसे बैठा हूं सर। लेकिन समाजवादी पार्टी में किसी तरह का कोई बदलाव अब मतलब पिछले 30-35 साल में नहीं आया, कोई खास बदलाव आता मुझे दिख तो नहीं रहा सर। अच्छा, झारखंड में कांग्रेस के पैर उखड़ रहे हैं, वैसे तो उखड़े हुए ही हैं। वहां तो झामुमो जो है वो बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के पास तो बहुत ही कम सीटें थी। अच्छा, महाराष्ट्र में जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद उस पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन जो सूचनाएं वहां जमीन से मिल रही हैं, अजित पवार और कांग्रेस पार्टी में यही मुकाबला है लास्ट नंबर के लिए। और यहाँ कांग्रेस पार्टी ने सभी 9 सीटें अखिलेश यादव को लड़ने के लिए कह दिया था। पहले तो वो जिद पर अड़ी हुई थी कि हम 4-5 सीटों पर लड़ेंगे, आप 4-5 सीटों पर लड़िए, लेकिन बाद में सभी सीटों पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आप ही अपने कैंडिडेट खड़े कर लो। तो अगर ये रिजल्ट रहा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद तो अखिलेश यादव जो है आगे को कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी से भी जबान लड़ाने की सिचुएशन में नहीं रहेंगे, इस स्थिति में नहीं रहेंगे। तो साहब ऐसे भी नहीं बन रहा। अखिलेश यादव 7 या 8 सीट लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ, उसका क्या होगा। अखिलेश यादव जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ आपको चुनाव लड़ते, 6 या 7 या 8 कितनी सीटें मुझे याद नहीं है। और उत्तर प्रदेश में यह हाल हो गई कि कांग्रेस को खाली हाथ यहां से भागना पड़ा। आज मैं कांग्रेस का बयान बुरके पे देख रहा था, पुलिस चेकिंग पे देख रहा था, मैं सोच रहा था कि आपको बयान देने का भी हक है, आप चुनाव छोड़कर भागे हुए लोग हैं, देश के सबसे बड़े प्रदेश से आप भागे हुए लोग हैं। पहले आपका नेता भाग गया था अमेठी से, आज पूरी पार्टी भाग गई। तो इनको तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उस पर टीका टिप्पणी करने का भी हक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आप जुड़े ओशियन नेटवर्क पर और आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की और फीडबैक दिया हमारे दर्शकों को कि एक्चुअल में इस समय सिचुएशन क्या है उत्तर प्रदेश की। इंतजार करते हैं 23 तारीख का, 23 को फिर जुड़ेंगे। हालांकि उससे पहले भी कुछ मुद्दों पर हम लोग चर्चाएं करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन, घूमता आईना नमस्कार। पर भी अभी आएंगे कुछ समय बाद। अनुपम जी, घूमता आईना चैनल जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और मैं ओंकार जी का मित्र नहीं हूं, मैं ओंकार जी का शिष्य हूं, दर्शक ध्यान रखें।
ये आपका बड़प्पन है, लेकिन अनुभव और ज्ञान के भंडार हैं आप, इसलिए मैं अरे सर, आपको मित्र की श्रेणी में ही रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आपके बड़प्पन के लिए भी और आपके स्नेह के लिए भी। नमस्कार।